जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज से जो है हम लोग सीजी बोर्ड का जो है पूरा सिलेबस चालू कर रहे हैं हमारे YouTube चैनल में। तो हमारे चैनल में जो है पूरा अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी सारे के सारे पूरे सिलेबस, पूरे लेक्चर्स आने वाले सीजी बोर्ड के। तो जितने भी सीजी बोर्ड्स के आपके स्टूडेंट्स पहचान के, सबको ये जो है वीडियो लेक्चर जो है शेयर कर देना। वो भी डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आपके जीवन में भी काम आएगा, आपके आगे के करियर में भी काम आएगा। दोस्तों, सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन हो गया है, सीएमए हो गया, सीएफए हो गया, सब के लिए दोस्तों मैं ऐसा बेस बनाऊंगा आप लोगों का कि आप लोगों को सीबीएसई वालों से जो है आप लोगों को पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव के लायक आप लोगों को बना दूंगा। समझ में आ रहा है क्या? मन लगा के पढ़ना, थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, लेकिन जो है पूरा का पूरा लेक्चर जरूर देखना। क्वेश्चंस भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा आप लोगों को, लास्ट में होमवर्क भी दूंगा, है ना। तो पूरा का पूरा कोचिंग हमारा चलने वाला है यूट्यूब में, एकदम बेफिक्र हो जाओ। अब आप लोगों का जो है हम लोग जो है टारगेट लेके चलेंगे 100 आउट ऑफ 100। समझ में आ रहा है? तो अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आएगा तो इस चैनल से आप दूर जा नहीं पाओगे, है ना। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। तो वीडियो को चलो शुरू करते हैं। तो वैसे क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में चैप्टर 1 पढ़ा जाता है पहले, है ना। लेकिन हम लोग कौन से चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं? चैप्टर 2, क्योंकि चैप्टर 1 हमारा पहले ही कंप्लीट हो चुका है और रिकॉर्डिंग जो है पहली बार हमारा सीजी बोर्ड का चैप्टर 2 से चालू हो रहा है। ठीक है क्या? है ना। तो चैप्टर 1 भी आएगा बहुत जल्दी, आप लोग बेफिक्र रहिएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द से जल्द जो है चैप्टर क्या 1 आने वाला, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। तो चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है हम लोग ये पहले समझ लेते हैं, है कि नहीं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कुछ नियम कानून बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? कुछ नियम कानून बने हुए हैं जिसको हमको फॉलो करना है। कौन है हम लोग? कौन है हम लोग? तो हम लोग है मैनेजर, हम लोग है मैनेजमेंट। क्या है? हम लोग मैनेजमेंट है। समझ में आ रहा है? तो मैनेजमेंट के लिए कुछ नियम बनाया गया है, उसको हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, क्या क्या नियम होने वाले हैं। ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको हम लोग, पूरी दुनिया जिसको फॉलो करती है, वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो हम लोग को भी आगे जाके बिजनेसमैन बनना है, तो ये सीखना जरूरी है। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो टाटा जी को सब जानते ही हैं, बहुत आदरणीय है ना, बहुत रेस्पेक्टफुल पर्सन है। तो उनके बारे में देखते हैं। तो हेडक्वार्टर इनका मुंबई में 1868 में टाटा सन्स जो है जमशेदजी टाटा जो है वो चालू किए थे। एरिया ऑफ बिजनेस कहाँ कहाँ काम करते हैं? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, मटेरियल, सर्विस, बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो है सेक्टर्स में इन लोग का काम है। ग्रुप रिवेन्यू जो है लास्ट ईयर का रहा 150 बिलियन डॉलर, मतलब कि 12,45,000 करोड़, है ना। इतना इनका लास्ट ईयर का रिवेन्यू, मतलब कि सेल है ना। तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, हमको सबको पता। नेटवर्थ जो है टाटा जी का वो है 382 बिलियन, मतलब 31 लाख करोड़ रुपए जो है टाटा का जो है वो नेटवर्थ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी 90-20 अराउंड ही है ना। बहुत पीछे हैं इन लोग से, 10 लाख करोड़ आगे हैं इन लोग, है ना। नंबर ऑफ कंपनीज 100 से ज़्यादा इनकी कंपनीज है, और इसमें से 31 जो है लिस्टेड कंपनी है जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मार्केट में चलता है ना। इंप्लॉयज कितने हैं? 10,28,000, 10,28,000 इंप्लॉयज है दोस्तों। इंटरनेशनल प्रेजेंस 100 से ज़्यादा कंट्री में इनका जो है कंपनी चलता है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी है, और हमारे लिए गर्व की बात है कि ये हमारी कंपनी है कि नहीं। तो इसके बारे में देखो, टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा ग्लोबल बिवरेजेस, केमिकल, कम्युनिकेशन, सब में जो है ये लीडिंग कंपनी है ना। मतलब टॉप लेवल की कंपनी है, टॉप टॉप 5 में तो आती ही है ये सब चीज प्रोडक्ट में। समझ में आ रहा है? देखो कितने सारे इनके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, सब लोग ये जानते हैं। ताज है, टाटा नमक तो घर घर में है, कोरस मतलब स्टील का बात कर रहा है, टीसीएस मतलब कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि आईटी कंपनी है, क्या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना के देती है, कौन है?
टीसीएस है ना, वोल्टास अपन लोग सब जानते हैं, एसी चला रहे हैं, जैगवार अपना है, स्टील मोटर, स्काई, बहुत सारे टाटा। अच्छा, टाटा के बारे में जब मैं बचपन में छोटा था तो अपन लोग जब वॉच खरीदने जाते थे तो सोनाटा का नाम सुने थे, फास्ट्रैक का नाम सुने सुने थे और टाइटन का नाम। लेकिन जब जानकारी मिला कि तीनों के तीनों कंपनी टाटा के ही है, तब दिमाग जो है, होश जो है उड़ गया। अरे भाई, ये तीनों ही कंपनी के तीनों के ही नाम चलता था। आज के ज़माने में तो वो आ गया स्मार्ट वॉच, है ना। लेकिन टाटा जो है वो टाटा ही है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने, इनकी कंपनीज है। इस्टेब्लिश, पहला स्टील बनाया इन लोग, पहला पावर प्लांट बनाया हमारे कंट्री में, पहला इंश्योरेंस लेके आए इन लोग, है ना। लग्जरी होटल चालू किए और कमर्शियल व्हीकल प्रोडक्शन चालू किए, सॉफ्टवेयर बनाए, मैन्युफैक्चर, ये सब पहले इंडिया में किए इन लोग, टाटा वाले, है ना। इंडिया में लेके ही इन लोग ये सब लेके आए हैं। तो व्हाट हैज मेड द टाटा ग्रुप सक्सेसफुल, तो कौन जो है टाटा को सक्सेसफुल बनाया दोस्तों, तो कोई और नहीं है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन है दोस्तों? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बात समझ में आ रहा है? इतना बड़ा समूह, इतना बड़ा टाटा ग्रुप जो है, इतना सक्सेसफुल, जो कि 100 साल से ज़्यादा से काम कर रहा है, पूरी दुनिया में काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसको फॉलो करके कर रहा है? वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। समझ में आ रहा है क्या सबको, है ना। तो क्या होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है आज, है कि नहीं। तो बोर्ड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग को, मैनेजर लोग को क्या है, नियम कानून अगर पहले से मिल जाएगा, गाइडलाइन मिल जाएगी, एक चिट्ठा बना के हम लोग को अगर मिल जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये एक गाइडलाइन रहता है जहाँ पे लिस्ट रहता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कहाँ से बन के आया ये जो नियम कानून बन के आया मैनेजर के लिए, आज अपन लोग इसको देख के पढ़ेंगे, इसको देख के, सॉरी, पढ़ना तो है ही, इसको यूज करेंगे अपनी कंपनी में, है ना। गाइडलाइन है ये, मतलब ये बुक है, हम लोग नौबोध की बुक से पढ़ रहे हैं आज, है कि नहीं। तो इसके अंदर जो लिखा है वो हम लोग को मानना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे गाइडलाइंस लिखा हुआ है वो हम लोग को मानना पड़ेगा। कहाँ से आ गया ये अचानक से बुक बन गया क्या? ये अचानक से बुक बनता नहीं है दोस्तों, इसके लिए ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ता है, सालों की मेहनत होती है। तो ये ऐसे ही आ गया क्या हवा में? नहीं, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट एज वेल एज पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ द मैनेजर। तो अलग अलग प्रकार के मैनेजर आए दुनिया में, है ना, उनका अलग अलग एक्सपीरियंस रहा, उसके हिसाब से बन के आया है। सबको समझ में आ रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? तो बताओ क्या है ये? ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस, है ना, फॉर डिसीजन मेकिंग एंड behavior developed on the basis of observation and experimentation as well as personal experience of the managers। क्या बोलना चाहता है ये? क्या है दिया है आप लोगों को ये प्रिंसिपल्स, मतलब कि गाइडलाइंस। क्या दिया है आप लोगों को? गाइडलाइंस दे दिया, मतलब एक लिस्ट दे दिया है जिसको आपको यूज करना है। कहाँ से बन के आया ये? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, है ना, और एज वेल एज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर। ठीक है, तो सर ये पन्ना हमको भी दे दो, हम लोग भी जो है अपने बिजनेस में इसको यूज करेंगे। अगर जिंदगी में बड़े इंसान बने, बड़ा बिजनेस चलाए, तो प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। तो मिलेगा ही, ये चैप्टर पढ़ने से आपको सब समझ में आ जाएगा क्या क्या अपने को अपने बिजनेस में चलाना है, तभी हम लोग बड़ा बन पाएंगे, ठीक है क्या। तो एक एग्जांपल के तौर में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बता रहा है कि यूनिटी ऑफ कमांड, एक क्या बोलता है, एक प्रिंसिपल है, एक नियम है जिसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। क्या नाम है दोस्तों? यूनिटी ऑफ कमांड। थोड़ा, हाँ, यूनिटी ऑफ कमांड। द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट दैट ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। मतलब कि यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बोलता है, बहुत सारे लोग ऑर्डर मत दो मेरे को, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्डर देना, तभी मैं काम करके दिखा पाऊंगा। ऐसे ही बोलता है ना एम्प्लॉय अपने बॉस को, चार लोग ऑर्डर देंगे तो चारों का काम हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा और अकाउंटेबिलिटी क्लियर नहीं रह पाएगी। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे सब जो प्रिंसिपल्स हम लोग को वहां पे सिखाया गया है। तो ऐसे ही सब चीज क्या किया गया है टाटा में भी, टाटा इंश्योर किया है हर एक बिजनेस यूनिट क्या करे, उसके प्रिंसिपल्स को माने, है ना। समझ में आ रहा है? तो तभी जाके उन लोग इतने अच्छे से काम कर रहे हैं और इतना आगे बढ़े हैं। तो जब टाटा लोग फॉलो कर सकते हैं, तो आपकी क्या हैसियत है उनके सामने, है ना। आप लोग से ही बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है।
आप लोग की कोई हैसियत नहीं है उनके सामने, आपको भी ये फॉलो ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या सबको? ठीक है। तो इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हम लोग देखे। अभी प्रिंसिपल्स का मीनिंग देखे। क्या लिखा हुआ था वहां पे? ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन लिखा हुआ है, पहला चीज, है ना। अगर आप लोग शॉर्ट नोट बनाना चाहते हो तो शॉर्ट नोट बना लो, क्योंकि ये बुक जो है बहुत कचड़ा टाइप दिखता है एकदम, है ना, वाइट एंड कुछ ऐसा ब्लैक एंड वाइट टाइप से, मजा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। तो शॉर्ट नोट बनाओगे, एक पेज में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप लोगों का जीवन भी बन जाएगा एग्जाम समय। 10 मिनट में जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा समरी नोट से। तो बनाते चलना है, कॉपी में लिखते चलना है ना। ठीक है क्या? तो मीनिंग हम लोग क्या लिख रहे थे, फिर से उसमें पॉइंट लिख लेते हैं। ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन पहला पॉइंट था, है ना। किसके लिए है ये? किसके लिए था ये? डिसीजन मेकिंग के लिए था। डैश डालो, डिसीजन मेकिंग लिखो। अरे लिखो, सोचो मत। हाँ। इसके बाद क्या है? उसके बाद ये बन के कहाँ से आया? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से। ठीक है। और एज वेल एज कहाँ से? मैनेजर एक्सपीरियंस से। कहाँ से आया? मैनेजर एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो बहुत सिंपल लिखा हुआ है ना। ठीक है। तो इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉलो कर रहे। नंबर ऑफ मैनेजर थिंकर्स, मैनेजमेंट थिंकर्स जो है एंड राइटर्स हैव आल्सो स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो समय के अनुसार जो है बहुत सालों से जो है बहुत अलग अलग बिजनेस जो है इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है ना। और अलग अलग सोच के लोग, थिंकर लोग आए, जो स्कॉलर्स होते हैं मैनेजमेंट में, बिजनेस में, है ना। तो उन लोग अपना अपना राय देते चले गए, है ना। देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट थॉट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव evolved and are in the continuous process of evolution. In this chapter we will study the contribution of फ्रेडरिक विल्स विंस्लो टेलर और हेनरी फ्योल। तो ये तीन नाम नहीं है, ये एक ही नाम है ना। क्या नाम है? इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में FW टेलर, है ना। क्या बोलते हैं इसको? FW टेलर। और इसको बोलते हैं फेयोल बाबा। क्या बोलते हैं इसको? ये दोनों को बाबा मानते हैं हम लोग, है ना। बाबा जी को प्रणाम, क्योंकि हमारा नहीं, इस पूरी दुनिया का जो है ये बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश किया गया है। तो इन लोग ज्ञान दिए हैं तो बाबा तो है ही, है ना। बोथ ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टुवर्ड द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। तो मैनेजमेंट को स्टडी करना है बोल रहा है वो, मस्ती मजाक में इसको लेना नहीं है ना। 100 मार्क्स का BST आने वाला है, तो अच्छे से ताबड़तोड़ 100 की ही तैयारी करनी है। तो ये दोनों प्रिंसिपल्स को फॉलो अपने भी जीवन में अपने को करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आगे आगे देखो होता है क्या। तो कौन कौन मैनेजमेंट थिंकर रहे? तो टेलर भाई साहब रहे और फ्योल भाई साहब रहे। दो लोग थिंकर है हमारे बुक में, दोनों के प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ना चालू कर रहे हैं किनको? हेनरी फ्योल। तो आप लोगों के जो नवबोध का बुक है उसमें कुछ इंपॉर्टेंस और नेचर पहले बताया है, लेकिन मैं अगर डायरेक्ट नेचर और इंपॉर्टेंस बता दूं, जिस इंसान को आप जानते ही नहीं हो उसके इंपॉर्टेंस आप कैसे समझ पाओगे, उसका नेचर आप कैसे जान पाओगे? समझ में आ रहा है ना। तो आप प्रिंसिपल्स को अभी पढ़े ही नहीं हो तो नेचर और इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा। मैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ ये आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। लेकिन मैं बहुत अच्छा बड़बड़ा रहा हूँ, ध्यान देना इधर, है कि नहीं। तो हेनरी फ्योल भाई साहब के बारे में कुछ लिखा हुआ है आप लोग के बुक में, है ना। ग्रेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट हेनरी फ्योल वॉज बॉर्न इन 1841। तो फ्रांस में पैदा हुए भाई साहब, है ना। इंजीनियर रहे, स्टार्टेड अपना लाइफ 1860 में जो है ये क्या बन गए? कोल कंपनी के इंजीनियर बन गए। ठीक है क्या? शॉर्ट नोट में ये सब लिखते जाना है, ठीक है ना। 1866 में ये मैनेजर बने। आफ्टर वर्किंग फॉर 20 ईयर मैनेजर दैट कंपनी वॉज सफरिंग लॉस इट इन दैट कंडीशन ही वॉज प्रमोटेड एज अ जनरल मैनेजर। तो 20 साल काम कर लिए वहां पे जहाँ पे वो कंपनी में, उस कंपनी वो कंपनी क्या लॉस में थी? किस में थी? लॉस में थी दोस्तों। और जो है इनको उस समय मैनेजर बनाया गया जब जो है कंपनी बंद होने वाली थी। समझ में आ रहे? इंसॉल्वेंट की कगार में थी कंपनी और इनको क्या बना दिया गया?
मैनेजर, लेकिन उन्होंने 30 साल तक के वहां पे काम किया। कितना? 30 साल तक के। उसके बाद मैनेजर का जो है और संभाला इन्होंने, और वो कंपनी को ट्रांसफर कर दिया और उसको क्या बना दिया, बहुत सक्सेसफुल कंपनी बना दिया। वन ऑफ द लीडिंग जो है कोल कंपनी उन्होंने बना दिया था। समझ में आ रहा है क्या? इन 1918 ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज सर्विस। तो निपट गए, निपटे नहीं सॉरी, अभी अभी निपट गए। कब निपटे ये? 1925। तो 2 मिनट का मौन रखेंगे। 1925 में ये चले गए, लेकिन उस समय तक के ये एक बुक निकाल चुके थे जिनका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो ये फ्रांस थे, तो कुछ फ्रांस के लैंग्वेज में निकाले होंगे। फिर उसको ट्रांसलेट किया कब? 1929। समझ में आ रहा है? इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया गया होगा। तो समझ में आया कि ओवरऑल जर्नी, इसको इनको बोलते क्या है? फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट। क्या बोलते हैं दोस्तों? फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो एक बार इनका जीवन जो है रिवाइज करते हैं। क्या क्या हुआ बताओ? कब पैदा हो गए? 1841 फ्रांस में आए। क्या बने थे ये अपने जीवन में? इंजीनियर बन गए थे, है ना? सेकेंड चीज, इंजीनियरिंग के बाद इनको नौकरी कहाँ मिली? कोल कंपनी में इंजीनियरिंग की नौकरी मिली। उसके बाद 1866 में, सॉरी 20 साल तक ये काम किया एज अ मैनेजर, और उस बीच में जो है कंपनी जो है लॉसेज में आई। तब जाके इनको 20 साल बाद जो है जनरल मैनेजर बनाया गया। फिर उसके बाद इन्होंने 30 साल तक काम किया, तब तक कि अपनी कंपनी को लीडिंग कंपनी बना चुके थे। समझ में आ रहा है सबको, है ना? उसके बाद जो है ये रिटायरमेंट लिए 1918 में। फिर उसके बाद 1925 में चल बसे, है ना? और ये एक बुक लिख के गए जाते जाते, क्या? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जिनको 1929 में ट्रांसलेट कर दिया गया। समझ में आ रहा है? ही मेड द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन 1918। आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही फॉर्मुलेटेड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो बताओ फ्योल साहब ने कितने प्रिंसिपल्स बनाए? 2-4 बनाते तो पढ़ने में मजा भी आता, लेकिन कितना बना दिए? 14। ये गए तो गए, लेकिन आपको 14 प्रिंसिपल्स 12th बोर्ड में, सीजी बोर्ड में जो है वो देके चले गए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? दिस प्रिंसिपल आर नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। हेनरी फ्योल इज रिगार्डेड एज अ रियल फादर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अगर पापा जी कोई है तो वो कौन है? हेनरी फ्योल साहब है कि नहीं? फ्योल रोट सो मैनी बुक्स और इंडस्ट्रीज एंड, बहुत सारे बुक्स लिखे हैं भाई साहब ने, है ना? तो इनको मैनेजमेंट, फादर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, है ना? ठीक, तो सबको समझ में आया मैंने फ्योल बाबा के बारे में, है ना? तो फ्योल बाबा को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और क्या क्या इन्होंने बनाया है, तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा देखते हैं, क्या क्या ये कंट्रीब्यूट करे हैं। एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट क्या दे दिया हम लोग को ये? खास बात बताऊं तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों जो हम लोग का ये पूरा का पूरा बुक है, हम लोग का बुक जो है ना, पहला नेचर पढ़े, दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स, तीसरा पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। इसके बाद के जो चैप्टर है प्लानिंग, क्या है दोस्तों? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग हो गया, डायरेक्टिंग के अंदर सब आता है, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। तो इसके आगे जो भी चैप्टर है किन की देन है? अगर ये अभी जिंदा रहते तो अपन ही इनको टपका देते। इतना सारा पढ़ने के लिए हम लोग को दे दिए ये, है कि नहीं? पूरा का पूरा पार्ट है। ऐसा गलत बात नहीं बोल रहे हैं भाई, मजाक कर रहे हैं कि नहीं? तो 14 प्रिंसिपल तो दिए ही दिए, चैप्टर 2 तो मिला ही इनके कारण, साथ ही साथ 4-5 चैप्टर और देके गए हैं, है कि नहीं? तो हम लोग को ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड ही ये लेके आए हैं दुनिया में, है ना? Fowle has never discriminated among the management and administration. He used the word top management and administration in the place of management. तो मैनेजमेंट की जगह इन लोग ने क्या वर्ड लेके आए हैं? टॉप मैनेजमेंट और एडमिन डिपार्टमेंट। क्या? एडमिन डिपार्टमेंट जो चलाता है उसी को ही एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बोला जाता है, जो बिजनेस को चलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क, तो 6 पार्ट्स में जो है इसको बांट दिया गया है। टेक्निकल डिपार्टमेंट, तो 6 पार्ट में बांट दिया काम को। पहला टेक्निकल डिपार्टमेंट, जो कि वर्क रिलेटेड टू प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री वाली बात कर रहा है, ऑफिस की बात नहीं कर रहा है। दूसरा बोलता है कमर्शियल, जो कि सेल्स और परचेज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सेल्स और। फाइनेंस, क्या बोल दिया? फाइनेंस, जो कि फंड्स जो है पैसा आएगा और यूज क्या करेंगे उससे रिलेटेड है। फिर उसके बाद बताया एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, फंक्शंस रिलेटेड टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, कमांड एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी एसेट्स, गुड्स, सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल, ट्रेडिंग
एज अ मैनेजर डोंट हैव अ मैनेजरल एबिलिटी बाय बर्थ, सो प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी इम्पार्टेंट। तो ऐसे 6 चीजों में इन्होंने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट वाइज बांट दिया है। क्या क्या 6 चीजें देखें फिर से एक बार। टेक्निकल डिपार्टमेंट कौन कौन आएगा बताओ इसमें? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा क्या है? कमर्शियल। कमर्शियल में क्या क्या था? सेल्स और परचेज। उसके बाद फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। फाइनेंशियल में क्या है? पैसा कैसे आएगा और पैसा कैसे यूज होगा, इसके बारे में। एडमिन में क्या है? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, ये सब चीजें हैं। सिक्योरिटी में क्या है? तो सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स, गुड्स एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जरूरी है क्या? तो कोई बर्थ बाई बर्थ पैदा नहीं होता, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग से हम लोग को बनाना पड़ता है मैनेजर। ये सब चीज़ों में ये बातें करे हैं। मैनेजर एबिलिटी अकॉर्डिंग टू फ्यूल, मैनेजर इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस, सो मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज। तो एबिलिटी की बात कर रहा है, क्वालिटीज आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज देख लेना है इसमें, अभी क्वालिटी बताने वाला है ये, है ना। 10 मिनट लेक्चर तो आप लोग देख नहीं पाते हो अच्छे से, पूरा पूरा देखना है इसको, है कि नहीं। ही मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली फिट। तो जो भाई फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है वो अपना वीडियो जो है 10-15 मिनट में बंद कर देता है। लेकिन अपने वीडियो जो है 45 मिनट 1 घंटे के रहते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है इस चैनल से जुड़ना। क्यों? इस चैनल से जुड़ना है अगर सौरभ, तो मेंटली और फिजिकली फिट रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तभी मजा आएगा पढ़ने में। ही मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मैं काम देते जाऊंगा ना आप लोगों को, वो आप लोगों को करके देना है। यहां से मैं होमवर्क भी आप लोगों को देने वाला हूं, करके भेजना मेरे को कमेंट सेक्शन में। ही मस्ट बी फुली एजुकेटेड एंड मस्ट हैव जनरल नॉलेज। तो उसको अभी आप लोगों के पास नहीं, तो हम लोग कर रहे हैं, आप लोग को जनरल नॉलेज दे रहे हैं, है ना, एजुकेटेड दे रहे हैं। तो एक मैनेजर के पास होना चाहिए क्या सब कैपेबिलिटी है? तो अगर दिमाग नहीं रहेगा तो मैनेजर बन पाएगा, 10 लोग को संभाल पाएगा क्या? मेंटली अगर फिट नहीं है तो कुछ कर नहीं सकता, नॉलेज नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? और जवाबदारी नहीं लेने वाला है तो भी वो कुछ नहीं, वो मैनेजर है क्या? वो तो वर्कर है, उसको चटाचट, समझ में आ रहा है, मार के काम कराना पड़ता है या गाली बक के काम कराना पड़ता है। मैनेजर लोग बकते हैं फिर गाली, काम करते नहीं है क्योंकि। समझ में आ रहा है ना। तो दिल की बात नहीं बता रहा हूं मैं। ही मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री एंड बिजनेस। तो नॉलेज होना चाहिए क्या मैनेजर को? है ना, होना चाहिए बिल्कुल भी। ही मस्ट अ नॉलेज ऑफ अकाउंट्स एंड कमर्शियल लॉस। तो ऐसे ही किसी पांडु व्यक्ति को जो है मैनेजर बनाया जाएगा क्या? नहीं बनाया जाएगा। जो कि कैपेबल हो, ये सब उसके अंदर क्वालिटीज होगा, उसी को ही बनाया। क्या क्या क्वालिटीज है? चलो अपने अंदर भी ये डेवलप करना है ना हम लोग को क्वालिटीज, है ना। करना है कि नहीं करना है? देखो मैनेजर बनना है अपने को, किसी कंपनी के अंदर मैनेजर नहीं बनना है, अपने को बनना है बॉस। क्या बनना है? बॉस। जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है तो हम लोग को बॉस बनना पड़ेगा। तो बॉस बनने के लिए ये सब जो है आपके पास क्वालिटीज होने चाहिए। क्या क्या बताओ? पहला फिजिकली और मेंटली फिट है, तो मेरे जैसे फिट बनो, है ना। और क्या है? एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ, कैपेबल एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो भी काम है उसको जो है एकदम जवाबदारी के साथ खत्म करना है। और एजुकेटेड बनना है आप लोग को, है ना। और क्या है? नॉलेज फुल होना चाहिए इंडस्ट्री से रिलेटेड। और लास्ट में क्या बोल दिया? अकाउंट्स और कमर्शियल का भी तो फुल नॉलेज है भाई, अकाउंट्स के लेक्चर में मिलना है कि नहीं। बताता हूँ आप लोग को। स्पैन ऑफ कंट्रोल, फ्यूल एज्यूम्स दैट फॉर प्रॉपर कंट्रोल the number of subordinates should not be maximum. What will be the number of subordinates in an office depend upon the nature. In normal condition the number of subordinates should be 4 to। तो कंट्रोल किसके पास रहना चाहिए? बहुत सारे 1000 लोग के पास कंट्रोल रहेगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 लोग के अंदर जो है कंट्रोल रहना चाहिए। मेन राइटिंग ऑफ फ्यूल, तो फ्यूल बाबा लिखे क्या? ये सब कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? कंट्रीब्यूशन क्या करके चले गए, अपने को पूरा का पूरा पढ़ना है। समझ में आ रहा है क्या? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट लिखे 1916 में। फिर है ना एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल। फिर उसके बाद ला डॉक्ट्रिन एडमिनिस्ट्रेटिव डेंस एटल, ये फ्रेंच लैंग्वेज में बुक रहा होगा। तो ये बुक सब उन्होंने बना के गए हैं। सबको समझ में आ रहा है क्या? है ना। तो ठीक है, आज जो है हम लोग फाइनली जो है 14 प्रिंसिपल्स हम लोग आंखों के सामने हमारे आने वाला है कि नहीं। फाइनली हम लोग ये सब देखने वाले हैं कि एक्चुअली में ये जो बाबा जो है बना के क्या गए हैं। ठीक है, तो नियम बनाया है बिजनेस का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल्स जो हैं हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं अभी, है ना। तो पहला प्रिंसिपल देखते हैं, क्या नाम है इसका, डिवीजन ऑफ वर्क। क्या नाम है इसका, डिवीजन ऑफ। आप लोग नाम से ही समझ चुके हो क्या करना है, काम को बांट देना है। क्या करना है, काम को। अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूं, अभी एक ओवरव्यू दिखा रहा हूं आप लोग को। 14 प्रिंसिपल्स क्या करना है ना। एक शॉर्ट्स बनाते हैं इसका, ठीक है, और 14 प्रिंसिपल्स का एक जो है शॉर्ट्स बना के वायरल करते हैं, ठीक है। फ्यूल 14 प्रिंसिपल्स। तो पहला क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें क्या करना है दोस्तों बताओ, काम को बांट देना है स्मॉल यूनिट्स में, और स्पेशलाइज्ड वर्क मतलब जो लोग इसके अंदर क्या बोलेंगे, क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम को उनको प्रोवाइड करना है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पावर जो है, हर किसी को पावर दे देंगे क्या, नहीं, जितना उसको काम दिए उसके हिसाब से पावर दिया जाएगा। डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है, हम लोग बचपन से सीख रहे हैं डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, तो काम में भी डिसिप्लिन की जरूरत होती है। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है दोस्तों, तो कमांड 4 लोग नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस करना। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबका सब, जो सब लोग जितने भी कंपनी में काम कर रहे हैं सबका डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए, एक ही टारगेट के तरफ होने चाहिए। अगर हम लोग को बेचना है 1 करोड़ का सेल करना है तो सब लोग किसके ऊपर ध्यान देंगे, 1 करोड़ के सेल के ऊपर। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब कि सबका इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, हर एक इंप्लॉय अपना अपना चाहता है कुछ कुछ पैसा कमाना, तो सबका इंटरेस्ट सिर्फ अपने लिए नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कंपनी की तरफ होना चाहिए। फेयर रेमुनरेशन, मतलब कि कितना हम लोग पैसा दें, तो किसी को 10,000 देना चाहिए तो 6,000 देंगे क्या, नहीं, फेयर देंगे, मतलब कितना कॉम्पिटिटिव मार्केट में जितना रेट चल रहा है उतना ही फेयर रेमुनरेशन दिया जाएगा। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, काम को जो है ऐसा बांटेंगे, जो मेन काम है वो टॉप लेवल में रखेंगे और जो छोटे मोटे काम है उसको जो है लोअर लेवल पे अपन लोग बांट देंगे। स्कॉलर चेन, मतलब कि क्या होता है कि कम्युनिकेशन जब भी होगा, कम्युनिकेशन होगा तो टॉप लेवल से, फिर उसके बाद मिडिल लेवल से लोअर लेवल, बीच में ऐसा डायरेक्ट लोअर लेवल वाला जो है किससे नहीं बात कर सकता, टॉप लेवल से बात नहीं कर सकता, है ना। और बीच में जो है अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते डायरेक्टली, एकदम इमरजेंसी रहेगा तभी अपन लोग स्कॉलर चेन को तोड़ते हैं, उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक, ठीक है। ऑर्डर मतलब ऑर्डर 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 ऑर्डर, वो वाला ऑर्डर नहीं है ये, है ना। चीजों को सही से जमाना, चीजों को व्यवस्थित रखना। अगर पाना पेंचिस खोजना है तो हम लोग को 1 दिन लग गया तो हम लोग का फैक्ट्री चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा। तो उसको संभाल के रखो भैया। इक्विटी मतलब कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, समझ में आ रहा है क्या, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है अपने कंपनी में, सब डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी होना नहीं चाहिए, तभी जो है एम्प्लॉय अच्छे से काम कर पाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब क्या है, अगर बार बार अगर किसी एम्प्लॉय को हम लोग भगाते चले गए तो हमारा ही नुकसान होगा। 2 महीना कोई सीखा निकल गया, 2 महीना कोई सीखा निकल गया। टेन्योर मतलब आप ज्यादा मत बढ़ाओ उन लोग का, समझ में आ रहा है, स्टेबल रखो, टेन्योर बढ़ाओ, बार बार उनको भगाओ मत, समझ में आ रहा है। अच्छे से उनको काम सिखाओ और अच्छे से उनको आगे बढ़ाओ, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। इनिशिएटिव एंड एस्पिरिट डी कॉप्स। इनिशिएटिव लेने दो, अपने इंप्लॉयज को बोलो कि भाई तू काम कर, तू अपने से दिमाग लगा, मैं अब तेरे को नहीं बताऊंगा, तब जाके वो कुछ कुछ अपने से बताएगा और आपको जो है आगे बढ़ाएगा। टीम के जैसे काम, स्पिरिट डी कॉप्स मतलब कि टीम स्पिरिट के साथ काम करो, अकेले काम मत करो। लास्ट जो है हमारा वो क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन, ताल से ताल मिला दो दोस्तों, मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरत होता है। तो ऐसे हमारे 14 प्रिंसिपल्स है ना, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, अपने लाइफ में भी अपने को, अपने बिजनेस में भी इसको फॉलो करना होता, ठीक है। ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है हमारा वीडियो लेक्चर तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स सीजी बोर्ड के कॉमर्स स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर जरूर पहुंचाना दोस्तों। हमारे चैनल में ऐसे ही कंटिन्यू वीडियोस आने चालू हो रहे हैं, है ना। तो स्टे ट्यून्ड, बेल आइकन भी दबा देना दोस्तों। और सबसे खास बात, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आप लोग मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं, तभी मेरे को पता चलेगा कि कौन कौन मेरे चैनल में पढ़ रहा है, तो मैं उसकी और भी ज़्यादा हेल्प कर पाऊंगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।